की ठंडी पहाड़ियों में, जहां अंग्रेज अफसर कभी राज किया करते थे, आज भी एक इमारत खड़ी है, नॉर्थ ब्लॉक हाउस। अंग्रेजों के जमाने में यह ब्रिटिश ऑफिसर्स रेस्ट हाउस था। बाहर से आलीशान, अंदर से बेहद शांत, इतना शांत कि जैसे घर सांस रोककर बैठा हो। मैं वहां गया था एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए। केयर टेकर ने चाबी देते वक्त सिर्फ इतना कहा, साहब, ऊपर वाला कमरा रात में मत खोलिएगा। मैं हंस दिया। पहली रात सब सामान्य था, लकड़ी की सीढ़ियां, पुराने फ्रेम और दीवारों में बसी ठंड। लेकिन आधी रात को अचानक सिगार की गंध। मैं धूम्रपान नहीं करता, फिर भी हवा में जली हुई तंबाकू की महक थी। मैं उठा, गलियारे में गया। तभी सीढ़ियों से भारी बूटों की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी फौजी वर्दी में सीढ़ियां उतर रहा हो। मैंने आवाज दी, हेलो। आवाज रुक गई और उसी पल ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कुर्सी के पास एक जला हुआ सिगार धीरे धीरे धुआं छोड़ रहा था। और तभी केयर टेकर की आवाज गूंजी, साहब, क्या आपने ऊपर का कमरा खोल दिया? क्योंकि उस कमरे में 1911 से कोई जिंदा नहीं गया था। सुबह केयरटेकर ने एक पुरानी फाइल मेरे सामने रखी। उसमें लिखा था, कैप्टन एडवर्ड विलियम्स, ब्रिटिश ऑफिसर। 1911 कहा जाता है कि एक ठंडी रात थी। वह इसी घर के ऊपर वाले कमरे में जिंदा जला मिला था। आत्महत्या या हत्या कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हर केयरटेकर ने एक ही बात कही, रात में कोई सीढ़ियां उतरता है, सिगार की गंध आती है और कोई पीछे खड़ा महसूस होता है। मैंने हिम्मत की और उस कमरे में फिर गया। दीवार के पास एक पुरानी वर्दी टंगी थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और मेरे कान के पास एक भारी अंग्रेजी आवाज फुसफुसाई, दिस इज स्टिल माई हाउस। मैं पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में एक आदमी खड़ा था, ब्रिटिश वर्दी में, आंखें खाली, होंठों में सिगार। मैं चीख भी नहीं पाया और तभी उसने कहा, डोंट लुक बैक टुनाइट, क्योंकि जो उस रात पीछे मुड़ा वह अगली सुबह कभी मिला ही नहीं। उस रात मैं सोया नहीं। सुबह मुझे पता चला, आज भी हर साल की तरह एक तारीख पर नॉर्थ ब्लॉक हाउस अचानक बंद कर दिया जाता है। कारण, क्योंकि उसी रात सीढ़ियों पर बूटों की आवाज सबसे ज्यादा आती है और एक कमरे में हर बार जला हुआ सिगार मिलता है। मैंने जाते वक्त पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में एक परछाई खड़ी थी, वर्दी में, सीधे मुझे देखती हुई। केयर टेकर ने धीमी आवाज में कहा, साहब, वो गया नहीं है, वो आज भी ड्यूटी पर है। आज भी शिमला के लोग कहते हैं, अगर नॉर्थ ब्लॉक के पास रात को सिगार की गंध आए तो रुकना मत, पीछे मुड़ना मत, क्योंकि कुछ अंग्रेज भारत छोड़ गए थे, लेकिन कुछ यहीं रह गए। यह घटना नवंबर 2019 की है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर चलने वाली रात 12:30 की आखिरी बस। मैं, अमित, उस रात ड्यूटी से लौट रहा था। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी। जब बस आई तो हैरानी हुई, बस लगभग खाली थी। कंडक्टर ने टिकट देते समय बस इतना कहा, आखिरी स्टॉप तक। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। बस चल पड़ी। हर स्टॉप पर बस रुकती रही, लेकिन कोई चढ़ा नहीं, कोई उतरा नहीं। करीब 1 घंटे बाद मैंने देखा, खिड़की के बाहर स्टॉप्स के नाम गायब होने लगे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। घड़ी रात 2:12 दिखा रही थी। मैंने कंडक्टर से पूछा, भैया, आखिरी स्टॉप कब आएगा? उसने सामने देखे बिना कहा, आता नहीं, बस निकल जाती है। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ, इस बस में कुछ गलत है। और तभी बस ने आखिरी स्टॉप को बिना रुके पार कर लिया। आखिरी स्टॉप निकल चुका था, लेकिन बस रुकी नहीं। अब बाहर कोई लाइट नहीं, सिर्फ घना अंधेरा और जंगल। मैंने ध्यान दिया, बस की सीटों पर बैठे लोग अब हिल भी नहीं रहे थे, ना सांस, ना हरकत। मैंने पास बैठे आदमी से बात करने की कोशिश की। उसका चेहरा ठंडा था, हाथ छूते ही रोंगटे खड़े हो गए। कंडक्टर अब मुस्कुरा रहा था। मैं चिल्लाया, बस रोको। ड्राइवर ने पहली बार पीछे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, जो इस बस में बैठ गया वो उतरता नहीं। बस की खिड़की में मुझे अपनी काली परछाई दिख रही थी। मैं खुद नहीं दिख रहा था। मैं घबराकर पीछे भागा। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। कूदने से पहले मैंने पीछे देखा। बस के अंदर बैठे लोग अब मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी कंडक्टर बोला, सुबह तक कोई याद नहीं रखेगा। मैं सड़क किनारे गिरा पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। एक चाय वाले ने मुझे पानी दिया।
मैंने कांपती आवाज में पूछा, यहां से रात की बस जाती है? वो चुप हो गया, फिर बोला, जाती थी 2014 तक। उसने बताया, उस साल आखिरी बस जंगल के मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बस खाई में गिरी, कोई भी जिंदा नहीं बचा। मैंने कांपते हाथों से जेब देखी, वही टिकट था। उस पर तारीख नहीं थी, सिर्फ लिखा था, आखिरी स्टॉप नहीं होता। आज भी उस हाईवे पर लोग कहते हैं, अगर रात 12:30 बजे कोई बस बिना आवाज के आकर रुके तो चढ़ना मत, क्योंकि उस बस के यात्री कभी उतरते नहीं। यह घटना 2016 की है। मध्य भारत का एक घना जंगल, जहां मोबाइल नेटवर्क खत्म हो जाता है और सूरज ढलते ही रास्ते पहचान में नहीं आते। मैं और मेरा दोस्त रोहन ट्रैकिंग के लिए उस जंगल में गए थे। शाम होने ही वाली थी, तभी पेड़ों के बीच पत्थर से बना एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर अजीब था। दरवाजा खुला हुआ, लेकिन अंदर एक भी दीपक, घंटी या फूल नहीं। मूर्ति थी, लेकिन उस पर सिंदूर नहीं, काले धब्बे थे। सबसे अजीब बात, मंदिर के बाहर किसी भी तरह के पैरों के निशान नहीं थे, जैसे वहां कोई आता ही नहीं। मैंने कहा, चलो अंदर दिया जला देते हैं। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आदिवासी की आवाज आई, मत जाना, वहां पूजा नहीं होती। उसकी आंखों में डर था। उसने बस इतना कहा, जो वहां पूजा करता है वो लौट कर नहीं रहता। और तभी मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि वहां कोई था ही नहीं। लेकिन उस आदिवासी ने जो अगली बात कही, वो सुनकर हमें समझ आ गया। ये मंदिर छोड़ा क्यों गया था? हमने उस आदिवासी से पूरी बात पूछी। उसने बताया, करीब 40 साल पहले यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से पूजा करने आते थे। लेकिन एक रात एक तांत्रिक ने यहां अधूरी साधना की। उसे शक्ति चाहिए थी। मूर्ति के सामने मानव बलि दी गई, लेकिन साधना पूरी नहीं हो पाई। कहते हैं, जिस औरत की बलि दी गई, उसकी आत्मा मूर्ति में ही फंस गई। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुई। पुजारी का शव मंदिर के अंदर मिला। मूर्ति की आंखों से काला तरल टपकने लगा। रात में औरत के रोने की आवाज आने लगी। जो भी पूजा करता, वो कुछ दिनों में पागल हो जाता। आखिरकार गांव खाली हो गया। मंदिर को जंगल के हवाले कर दिया गया। रोहन हंसने लगा, कहानियां होंगी। और उसने मंदिर के अंदर कदम रख दिया। अचानक हवा बंद हो गई, पेड़ हिलना रुक गए और मूर्ति की आंखें हिली। मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, अब दूसरी पूजा पूरी होगी। रोहन की गर्दन अजीब तरह से मुड़ने लगी। उस पल हमें समझ आ गया, यह मंदिर खाली नहीं था, और जो जाग चुका था वो अब अधूरी पूजा पूरी करके ही मानेगा। मैं रोहन को खींचकर बाहर लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब वो नहीं था। आदिवासी चिल्लाया, मूर्ति ने उसे चुन लिया है। उसने बताया, हर कुछ सालों में मूर्ति किसी एक को चुनती है ताकि अधूरी बलि पूरी हो सके। तभी मंदिर के अंदर से औरत के पैरों की आवाज आई, धीमी, गीली, जैसे कोई घिसट रहा हो। मूर्ति के सामने जमीन से औरत की परछाई निकलने लगे। मैं भागा, पीछे मुड़कर देखा तो रोहन मूर्ति के सामने खड़ा था और उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था, अब यहां पूजा होगी, रोज होगी। अगली सुबह जंगल के पास एक नई खबर थी। मंदिर के अंदर एक नई मूर्ति रखी थी और उसका चेहरा रोहन जैसा था। आज भी लोग कहते हैं, उस जंगल में वो मंदिर खड़ा है। घंटी अब रोज बजती है, लेकिन आज भी वहां कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि मूर्ति अब देवता नहीं रही। पहली बार मैंने उस बस्ती को रात 7 बजे देखा। दूर से सब कुछ सामान्य लग रहा था। घरों में लाइट जल रही थी, किसी आंगन में रेडियो बज रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा, आवाजें बंद हो गईं। एक घर के बाहर जूते रखे थे। अंदर गया तो खाना प्लेट में रखा था, गरम, लेकिन कुर्सी खाली। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के नाखून घिसटने की आवाज आई। मैंने आवाज दी, कौन है? जवाब आया, लेकिन मुंह से नहीं। मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने सांस छोड़ते हुए कहा, धीरे बोल, उन्हें जागने मत दे। मैं पलटा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई के अलावा एक और परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तभी पूरे गांव में एक साथ सभी घरों के अंदर से रोने की आवाजें उठी। और तब मुझे पहली बार समझ आया, इस बस्ती में लोग गायब नहीं हुए, उन्हें कहीं जाने ही नहीं दिया गया। आधी रात को गांव के बीच वाले घर से एक बूढ़ी औरत निकलती दिखाई दी। उसका शरीर टेढ़ा था, आंखें पूरी तरह सफेद,
और मुंह ऐसे खुला था जैसे चीख कभी पूरी हुई ही ना हो। उसने मुझे देखा और बोली, तू बाहर का है, इसलिए तुझे अब भी दिख रहा है। मैंने पूछा, यहां हुआ क्या था? वो हंसी, हंसी नहीं थी, हड्डियों के टकराने जैसी आवाज थी। उसने बताया, इस गांव में सालों पहले एक चीज जमीन के नीचे से निकली थी। न भूत, न इंसान, बस भूखी। पहली रात एक बच्चा गायब हुआ, दूसरी रात 3 लोग, फिर एक रात वह चीज हर घर में चली गई। जो सो रहे थे वहीं फंस गए, जो जाग रहे थे उन्हें देखने की सजा मिली। बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखा और बोली, हम मरे नहीं, हम अभी भी इसे देख रहे हैं। तभी मुझे महसूस हुआ मेरे पैरों के नीचे जमीन हल्की हल्की सांस ले रही थी। लेकिन अगर वो चीज अब भी नीचे है, तो हर साल इस बस्ती में नए लोग क्यों दिखते हैं? मैं भागा, लेकिन हर रास्ता उसी जगह लौट आता था। तभी जमीन फटी, नीचे से कुछ ऊपर आया। उसका चेहरा नहीं था, बस खुला मुंह, और उसमें सैकड़ों आंखें जो एक साथ झपक रही थीं। वह मेरे सामने रुका और बोला, नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात गूंजने लगी, अब तू देख चुका है। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज मेरे मुंह से बाहर नहीं निकली। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे, उन्हें एक और घर दिखा, नया। दरवाजे पर जूते रखे थे, अंदर खाना गर्म था, और दीवार पर मेरे नाखूनों से लिखा था, यह बस्ती खाली नहीं है। 1971, रोड आइलैंड, अमेरिका। रोजर पेरॉन और उनकी पत्नी कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हुए। घर शांत था, खुला मैदान, लकड़ी की दीवारें और शहर की भीड़ से दूर सुकून। लेकिन पहली ही रात सबसे छोटी बेटी नींद में उठकर बोली, माँ, कोई हमें देख रहा है। सुबह होते ही घर में ठंड और ज्यादा बढ़ गई, जबकि दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कुछ दिनों बाद बेटियों ने बताया, रात को सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी रहती है, पुराने कपड़ों में, पीला चेहरा, और उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं। धीरे धीरे कैरोलिन के शरीर पर नीले काले निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जोर से पकड़ा हो। पर सबसे डरावनी बात यह थी, घर में रहने के बाद कैरोलिन को बार बार एक ही सपना आने लगा। एक औरत जो उन्हें घर छोड़ने से रोक रही थी। उन्हें तब नहीं पता था, यह घर उन्हें बुलाने के लिए नहीं, बल्कि रोकने के लिए चुना गया था। डर बढ़ता जा रहा था, इसलिए रोजर पेरॉन ने घर और जमीन का इतिहास खोजना शुरू किया। उसे पता चला, इस जमीन पर 8 औरतों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी, लेकिन एक नाम बार बार सामने आया, बातशीबा शर्मन। कहा जाता है, उसने अपने ही बच्चे को एक पेड़ के नीचे शैतानी बलि के रूप में मार दिया था। मरते वक्त उसने इस जमीन को श्राप दिया, जो भी यहां रहेगा वह मेरा होगा। अब घटनाएं सीधे कैरोलिन पर होने लगी। रात को कोई उन्हें खींचता, कभी उसे ऐसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है। एक रात 5 बेटियों के सामने कैरोलिन हवा में उठ गई। उनकी आवाज बदल गई। वह बोली, यह घर मेरा है। सीढ़ियों के पास वही औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अब साफ था, यह आत्मा किसी बच्चे को नहीं, मां को अपना बनाना चाहती थी। लेकिन असली सवाल यह था, अगर घर ने मां को चुन लिया था, तो आगे क्या होगा? अब घर में एक पल भी सुरक्षित नहीं था। कैरोलिन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी वह घंटों तक चुप रहती, कभी अचानक चीखने लगती। एक रात कैरोलिन जमीन पर पड़ी थी, उनका चेहरा अजीब तरह से अकड़ा हुआ था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, यह औरत मेरी है। रोजर ने चर्च से मदद मांगी। एक पादरी को बुलाया गया। घर में प्रार्थना शुरू हुई, लेकिन जैसे ही प्रार्थना आगे बढ़ी, घर का माहौल बदल गया। दरवाजे जोर से बंद हो गए, खिड़कियां कांपने लगीं और कैरोलिन हवा में उठ गई। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कैरोलिन नहीं थी। आवाज आई, अगर यह गई तो मरेगी। डर के मारे एग्जॉर्सिज्म बीच में ही रोकना पड़ा। उसी रात रोजर ने फैसला किया, अब और नहीं। अगली सुबह परिवार बिना सामान लिए घर छोड़कर भाग गया। हैरानी की बात यह थी, घर से निकलते ही कैरोलिन के शरीर के सारे निशान गायब हो गए, आवाजें बंद हो गईं। लेकिन आज भी वह घर खड़ा है, और लोग कहते हैं, बातशीबा शर्मन अब भी वही है, क्योंकि उस घर में कोई भी परिवार कभी पूरा नहीं टिक पाया। यह गांव है सोनपुरिया। चारों तरफ खेत, बीच में कच्चे घर, और गांव के आखिरी छोर पर एक सूखा पीपल का पेड़। 4 दोस्त, अर्जुन, नील, पंकज और मीरा शहर से आए थे। मीरा का ननिहाल यही था। शाम होते ही मीरा की मां ने साफ कहा,
सूरज ढले तो खेत की तरफ मत देखना। अर्जुन हंसा। क्यों, भूत दिखते हैं क्या? कोई जवाब नहीं आया। रात गहराई, चारों छत पर बैठे थे, हवा रुकी हुई थी। तभी पंकज ने धीरे से कहा, उधर देखो। सबने देखा। खेत के उस पार पीपल के नीचे एक औरत खड़ी थी, बहुत दूर। साफ चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन बाल बहुत लंबे थे और उसकी गर्दन अजीब तरह से झुकी हुई। वह हिल नहीं रही थी, बस देख रही थी। मीरा की सांस रुक गई। वह वही है, उसके मुंह से निकला। कौन? नील ने पूछा। मीरा की मां नीचे से चिल्लाई, छत से उतर आओ। उसने देख लिया और उसी पल खेत के उस पार खड़ी औरत एक कदम आगे बढ़ी, धीरे, घिसटती हुई। और उन्हें तब नहीं पता था कि यह बस उसका दिखना था, आना नहीं। आगे कहानी बाकी है। सुबह गांव में सन्नाटा था। पीपल के नीचे ताजे पैरों के निशान थे, लेकिन निशान पीपल से गांव की तरफ नहीं, गांव से पीपल की तरफ जा रहे थे। मीरा की दादी ने सच बताया। 40 साल पहले एक औरत थी, धर्मा, गांव की सबसे मेहनती। पति मर गया, कोई सहारा नहीं। एक रात गांव के बच्चे बीमार पड़े। गांव ने वजह ढूंढी। धर्मा, उसे खेत में बांध दिया गया, पीपल के नीचे। पूरी रात वह रोती रही। सुबह जब खोला गया, वह जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखें देखना भूल चुकी थी। 3 दिन बाद वह मर गई, खड़े खड़े पीपल के नीचे। दादी ने कांपते हुए कहा, मरने के बाद भी उसकी लाश गिरी नहीं, वह खड़ी रही। तभी बाहर से मिट्टी घिसटने की आवाज आई। मीरा ने खड़े होकर देखा। वह औरत अब पीपल के नीचे नहीं थी, वह गांव के और करीब खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा दिख रहा था, मुंह खुला हुआ और आंखें खाली। और तभी उन्हें समझ आया, वह हर रात एक कदम पास आती है। अगला पार्ट अभी भी बाकी है। उस रात कुत्ते नहीं भौंके, मुर्गे नहीं बोले, चारों कमरे में बंद थे। अचानक बाहर से घिसटने की साफ आवाज। खिड़की के पास एक परछाई रुकी। धीरे धीरे बाल खिड़की से अंदर आए। फिर एक चेहरा। आंखें नहीं थीं, बस काला गड्ढा। मीरा चिल्ला नहीं पाई। अर्जुन ने देखा, कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, अब दूर नहीं, बहुत पास। उसकी गर्दन उल्टी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अब देखने की बारी तुम्हारी है। सुबह 3 दोस्त मिले। अर्जुन नहीं। खेत के उस पार पीपल के नीचे अब 2 परछाइयां खड़ी थीं। और गांव वाले जानते हैं, डायन पहले दिखती है, फिर चलती है, और जिस दिन पास आ जाए उस दिन गांव में से एक कम हो जाता है। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों के बीच खड़ा वह महल, दूर से जितना खूबसूरत लगता था, पास जाकर उतना ही बेचैन कर देता था। पत्थर की ऊंची दीवारें, नुकीले बुर्ज और ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी सोच समझकर चल रही हो। हम दोनों ट्रैवल के लिए आए थे, एक शाही महल में रुकना, बस यही सोचा था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप लोग रॉयल स्वीट में ठहरेंगे। उसके बोलने का लहजा ऐसा था जैसे उसने हमें नहीं बल्कि किसी और को पहचान लिया हो। कमरा बेहद आलीशान था, लाल कालीन, झूमर और दीवारों पर पुराने राजाओं की पेंटिंग्स, लेकिन हर पेंटिंग की आंखें हमें फॉलो कर रही थीं। रात के करीब 1 बजे पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें भी कदमों की आवाज सुनाई दे रही है? हम दोनों चुप हो गए। आवाज कमरे के अंदर घूम रही थी, ना ऊपर से ना बाहर से। फिर अचानक दीवार के अंदर से बहुत धीमी फुसफुसाहट। मेरे महल में बिना इजाजत नहीं सोते। लाइट जलाते ही सब शांत, लेकिन सामने लगी राजा की पेंटिंग अब पहले से ज्यादा पास लग रही थी। हमें नहीं पता था कि यह महल मेहमानों को नहीं, उत्तराधिकारी को पहचानता है। आगे कहानी बाकी है, अगला पार्ट जरूर देखें। महल फिर से होटल बन चुका था। स्टाफ मुस्कुरा रहा था, मेहमान नाश्ता कर रहे थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। जब हमने मैनेजर से पूछा, उसने बस कहा, यह इमारत बहुत पुरानी है, यह आवाजें यादों की होती हैं। शाम को हम महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां टूरिस्ट नहीं जाते। एक बंद दरवाजा, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रॉयल चेंबर क्लोज्ड सिंस 1896। गाइड ने धीरे से बताया, राजा एडवर्ड को मरने से डर लगता था, उसने तांत्रिक अनुष्ठान करवाया ताकि उसका राज खत्म न हो। अनुष्ठान अधूरा रह गया, राजा मर गया, पर उसकी इच्छा महल में रह गई। उस रात हमारे कमरे के बाहर तलवार की खनखनाहट सुनाई दी।
दरवाजे के उस पार से आवाज आई, रानी आ चुकी है, अब राजा भी चाहिए। पत्नी की सांसें तेज हो गईं। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे दीवारें पास आ रही हों। तभी कमरे का फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग द किंग। और तभी हमें समझ आया, यह महल किसी एक को नहीं, दोनों को बदल देता है। कहानी अभी बाकी है, अगला पार्ट जरूर देखें। हमने तुरंत निकलने की कोशिश की, लेकिन रिसेप्शन खाली था। मुख्य दरवाजा पत्थर की दीवार बन चुका था। महल के अंदर शाही संगीत गूंजने लगा। बॉल रूम में रोशनी जली। वहां खड़े थे पुराने जमाने के लोग, राजसी कपड़ों में बिल्कुल स्थिर, और बीच में सिंहासन। उस पर बैठा था राजा एडवर्ड। उसकी नजर मुझ पर नहीं, मेरी पत्नी पर थी। उसने कहा, राज कभी अकेले नहीं चलता। पत्नी की आंखें खाली हो गईं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। सुबह जब टूरिस्ट बस आई, महल फिर शांत था। गेस्ट रजिस्टर में एक नई एंट्री थी, रॉयल किंग और क्वीन, चेक्ड इन। आज भी वह होटल चलता है, आज भी लोग वहां रुकते हैं, लेकिन एक कमरा कभी खाली नहीं होता। और लोग कहते हैं, रात में महल के झूमर के नीचे एक राजा और एक रानी धीमे कदमों से चलते हैं, क्योंकि राजा कभी चेकआउट नहीं करता।